नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है हम लेकर आए हैं, जिसमें संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर किया गया है। इसमें जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक जो है जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, आज इसके संदर्भ में जो है डिस्कस किया जाएगा। अब तक जो है परीक्षा में जितने अनुच्छेद पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उनको सेलेक्ट करके इस वीडियो में डाला गया है। और साथ ही साथ जो है जो परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो लग रहा है हाँ ये आ सकते हैं, तो इनको जो है कवर किया गया है। दोस्तों, वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिए और जो है अधिक से अधिक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं कि अनुच्छेद 1 ये क्या है। अनुच्छेद 1 से जो हम स्टार्ट करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें क्या कहता है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और फिर इसके बाद अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के तहत जो है राज्यों के स्थापना या उसके गठन का जो है प्रावधान किया गया है। स्थापना, राज्यों की स्थापना, जो राज्य हैं उनकी स्थापना या गठन, राज्य की स्थापना प्लस गठन। और फिर जो है अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य के जो नाम है, जो क्षेत्र है, जो सीमा है, उनमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों के क्षेत्रों, नामों, सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के जो है क्षेत्रों में, नामों में, सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। राज्य क्या कर सकता है? राज्य जो है संविधान में संशोधन करके जो है क्षेत्रों में, नामों में और जो है सीमाओं में संशोधन कर सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे इलाहाबाद का, जैसे वर्तमान में प्रयागराज है, तो इसका नाम पहले क्या था? इलाहाबाद था। इलाहाबाद से इसका नाम रूपांतरण किसका हुआ? जो है प्रयागराज। फिर ऐसे जो है आप कई जो है देख सकते हैं, जैसे अयोध्या हो गया, उसका पहले क्या था? फैजाबाद था, अब अयोध्या हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार के द्वारा यह किया जाता है। अनुच्छेद 5 हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद जैसे 1 से लेकर जो है इसमें क्या था? भारत राज्यों का संघ है, तो ये हो गया। अब 5 से लेकर 11 तक किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता का। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता। अब जो इसमें हम देखेंगे 3 अनुच्छेद को 9 तक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक बात और बता देते हैं कि अनुच्छेद 50 तक जो है जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, बार बार परीक्षाओं में जो है सारे जो है पूछे गए हैं। एक तरीके से कहा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 50 तक जो है सभी अनुच्छेद एक तरीके से मन पर जो है होना चाहिए, जबान से रटा होना चाहिए। और फिर इसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो है जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता की बात की गई, और प्लस जिसके माता पिता भारत में जन्मे हों, इनके दादा मई, पिता मई जो है, या माता मई, दादी मई जो है भारत में जन्मे हों, उनको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। और जो है अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले, क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। जब संविधान लागू हुआ था, पाक से भारत आने वाले को नागरिकता, संविधान लागू होने के पूर्व। और फिर जो है इसमें जो है क्या है? अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 के तहत जो है ये कहा गया है कि जो भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से पुनः भारत आने वाले लोगों को नागरिकता की प्राप्ति, भारत से पाकिस्तान गए जो लोग, भारत से पाक गए और पाक से जो है ये पुनः ये क्या किए? ये पुनः भारत आ गए, तो इनको जो है नागरिकता दिया जाएगा। मतलब भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पाकिस्तान से पुनः प्रव्रजन करने वाले लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी। और 9, संविधान के अनुच्छेद 9 के तहत जो है ये कहा गया है कि जो है नागरिकता की समाप्ति, क्या है?
नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जो है अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति लंबे समय तक विदेशों में रहता है और या कह सकते हैं कि भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता। अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशों में जाकर रह जाता है, वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी जो है भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, या फिर जो है उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाए तो उस आधार पर जो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अनुच्छेद 14 देखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर जो है ये हम मौलिक अधिकार में आ गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है देखेंगे। अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है, अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 14 के तहत जो कानूनी समानता के अधिकार को शामिल किया गया है। किसके? कानूनी समानता, कानूनी समानता, कानूनी क्षमता का अधिकार है। और फिर जो है कानूनी क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 15 कानूनी क्षमता का मतलब जो है कानून सभी के समझ समान व्यवहार करेगी, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करेगी। इस कानून के समझ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून जो है कानून के दृष्टिकोण से सभी जो है एक समान है। तो इसमें जो है और अनुच्छेद 15 हम देख सकते हैं कि अनुच्छेद 15 के तहत जो है भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो है जैसे किसी भी व्यक्ति को उसके जात के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर जो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों का उपभोग करने से नहीं रोका जा सकता। जैसे सड़क हो गया, मनोरंजन केंद्र हो गया, पार्क हो गया, इत्यादि स्थलों का उपभोग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये क्या है? जो है भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अवसर की समानता या अवसर की क्षमता। अवसर की क्षमता का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि जो है एक गांव में या एक जिले में या एक तरीके से देश में कह सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जात के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, इनकी बोली भाषा, रहन सहन, खान पीन, आचार विचार सब भिन्न होता है। तो इनके साथ क्या जो भेदभाव किया जा सकता है? नहीं। संविधान में ये उल्लेख किया गया कि अवसर की समानता सभी व्यक्ति को जो है, सभी व्यक्ति को, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे जो है खेल को, शिक्षा, कोई भी जगत हो, वहां पर एक तरीके से समान अधिकार जो है उनके दिया जाएगा। लेकिन संसद जो होती है वह योग्यता संबंधी जो है यहाँ पर क्या कर सकती है? जो है नियम लागू कर सकती है। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, छुआछूत का, छुआछूत का अंत। इसी को दोस्तों कह सकते हैं कि छुआछूत का अंत या जो है अप्रेसता का अंत। छुआछूत का अंत का मतलब जो है जैसे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी के जात के आधार पर कि वह एससी है कि एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, क्या है, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव जो है नहीं किया जा सकता है। वो किस स्थान का रहने वाला है, किस धर्म को अपनाया हुआ है, इन सभी प्रकार के भेदभाव की अंत की घोषणा जो है किया गया है। छुआछूत के अंत की घोषणा। और जो है इसमें जैसे कि और अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 के तहत जो है अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों के अंत की घोषणा की गई है। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 जो अब हम लोग की जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आ गई। अनुच्छेद जो है 19, अनुच्छेद 19 के तहत जो है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है किया गया है। किसका? बार बार परीक्षाओं में आया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और फिर उसके बाद जो है अगर देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी जो है निम्न 7 स्वतंत्रताएं दिया गया है। जैसे इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की है स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की स्वतंत्रता है, वितरण करने की स्वतंत्रता है, कारोबार करने की,
मतलब ये स्वतंत्रताएं संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है विभिन्न अनुच्छेदों में प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा तक। अब 21 हम देखते हैं, अनुच्छेद 21 हमारा इतना ये स्पष्ट हुआ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और फिर 21 दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जो है आप बने रहते हैं तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। और आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो उसमें अधिकांश प्रश्न जो है अगर आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। क्या है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का तात्पर्य सशरीर प्राणों की रक्षा करना मात्र ही नहीं है, बल्कि जीवन को एक स्वस्थ और एक जो है संरचनात्मक और एक कुशल जो है क्या करना, विकास के साथ जो है बनाए रखना। और फिर 22 में क्या कहा गया, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, गिरफ्तारी पर रोक, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, ये अनुच्छेद किसके तहत किया गया है, अनुच्छेद 22। पुलिस क्या है, पुलिस किसी भी व्यक्ति को जबरन तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, उसे 24 घंटा जो जेल में बंद कर सकती है, लेकिन उस 24 घंटे के अंदर में जो है आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता। फिर पुलिस क्या करती है, उसे निकट के न्यायालय में जो है समस्या सस्वरूप प्रस्तुत करती है, और जो है न्यायालय के द्वारा अगर जो अपराधी व्यक्ति को माना जाता है कि हाँ इसने अपराध किया है तो उसे वहां पर जो है आगे कार्रवाई किया जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक अनुच्छेद 22 के तहत। अनुच्छेद 23 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 23 क्या है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो है यहाँ पर बालात श्रम या मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। बालात श्रम या मानव व्यापार, बालात श्रम, बालात श्रम, बालात श्रम या मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। बालात श्रम का मतलब या मानव व्यापार का मतलब जैसे बधुआ मजदूरी, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति, ये सब क्या है, ये मानव का एक तरीके से शोषण करती हैं। उन पर जो है जैसे किसी बच्चे का खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, महिला का खरीद फरोख्त नहीं हो सकता, और जो है ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया। या बालकों के द्वारा अगर कोई बालक कम उम्र का है और वो जो है उससे कोई ऐसे काम कराया जा रहा है कि जिससे उसके शारीरिक और मानसिक संरचना पर जो है प्रभाव पड़ता है, उसके बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है और वो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो क्या कह सकते हैं, अनुच्छेद 23 के तहत प्रावधान है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 के तहत जो है जैसे ये 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, 24 बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। अनुच्छेद 24 के तहत जो है जिसमें 6 से 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। कितने, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं या उससे कम जो हैं, इन्हें खतरनाक कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। मतलब जैसे कोई अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, उसे जो है रासायनिक उद्योग में या जो है दवा के कारखानों में या उर्वरक संयंत्रों में, ताप संयंत्रों में, यहाँ पर जो उन्हें नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 देखते हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भी पूछ लेता है। ये अनुच्छेद 25 जैसे इस समय जो है अगर देख सकते हैं कि जो है एक तरीके से धर्म को लेकर कहीं ना कहीं जो है भारत में एक तरीके से अलग ही माहौल बना हुआ है। और जैसे अनुच्छेद 25 के तहत हम देख सकते हैं कि जो है क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या है, अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंतर्मन से, अपने जो है स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसे धारण कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 धर्म में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। क्या है, धर्म में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। क्या है, धर्म में प्रबंध करने की स्वतंत्रता मतलब कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित जो है कोई भी प्रबंध कर सकता है। चाहे कोई व्यक्ति हिंदू है, दुर्गा पूजा कर सकता है, मुस्लिम है तो अपना ताजिया वगैरह कर सकता है, मतलब उसे छूट दिया गया है। और अनुच्छेद 27 में कर समुदाय से छूट, कर समुदाय से छूट। दोस्तों कर समुदाय से छूट का मतलब क्या है, कर समुदाय से छूट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो है किसी भी व्यक्ति से जबरन तरीके से चंदा नहीं वसूला जा सकता है। कोई व्यक्ति
उस व्यक्ति से उतना ही चंदा ले सकता है जितना वो व्यक्ति स्वेच्छा से जो है किसी धार्मिक व्यक्ति को देता है। और अनुच्छेद 28 क्या है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई शिक्षण संस्थान है और वह सरकारी है, वो सरकार का है, तो उसमें जो है क्या है, उसमें ना तो हिंदू धर्म से, ना तो मुस्लिम धर्म से, ना जैन से, ना बौद्ध से, ना ईसाई से, इससे संबंधित जो है धार्मिक शिक्षा वहां पर नहीं दिया जा सकता। ये क्या है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। 29 क्या है, 29 बार बार अनुच्छेद पूछा गया है, अनुच्छेद 29 कि इसमें जो है ये क्या है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। 29-30 अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक से संबंधित है। इसमें ये कहा गया है कि जो है कि जो अल्पसंख्यक है इन्हें अपनी भाषा को, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार जो है दिया गया है। अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक है उन्हें भाषा प्लस लिपि को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 क्या है कि इसमें जो है अल्पसंख्यकों को अपनी सरकारी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया। क्या है कि अल्पसंख्यक जो है वो अपने तरीके से सरकारी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, वो अपने हिसाब से जो है उसमें उसे क्या कर सकते हैं, उसमें आरक्षण दे सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं, अपने अनुसार जो उसमें शिक्षक वगैरह रख सकते हैं। तो ये क्या है, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है, शिक्षण संस्थान। ये अल्पसंख्यक की बात हो रही है, 29-30 अल्पसंख्यक। 32 क्या है, 32 जो है संवैधानिक उपचारों का उपचार है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उपचार दिया जाता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा जैसे रिट जो है जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, संवैधानिक उपचार, सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार। और जो है अब आ जाता है हमारा नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। अब इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसको भी हम लोग कवर करते हैं। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 38 कहता है कि जो है राज्य ऐसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा जिसके तहत समस्त व्यक्तियों को जो है सामाजिक और आर्थिक जो है न्याय मिल सके। इसमें क्या है, राज्य की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, मतलब योगी जी ऐसे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाएंगे समाज में कि जिससे सभी नागरिकों का जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सके। तो ये 38 के तहत। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये जो है अनुच्छेद 39 में मतलब राज्य जो है नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा। मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई शोषित व्यक्ति है, तो वो क्या है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, कोई उसका शोषण कर रहा है, तो सरकार की तरफ से वकील जो है उसकी तरफ से पैरवी करेगा। अनुच्छेद 40 क्या है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जबकि आज अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो है क्या कह सकते हैं, स्थानीय दिवस या जो है स्थानीय दिवस या जो है पंचायत दिवस भी है, आज पंचायती दिवस भी है। तो पंचायतों की स्थापना, पंचायतों की स्थापना, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जो है पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद अब 41 आ जाता है, अनुच्छेद 41 सोचिए, पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में क्या कहता है, अनुच्छेद 41 से कहता है कि राज्य जो है जो बेकारी बीमारी की स्थिति में लोगों की मदद करेगा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। लोक सहायता का मतलब जैसे आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, आयुष्मान योजना के तहत जो है किसी का मेडिक्लेम हो गया, ये जो सुविधाएं दी जाती हैं ये एक तरीके से समाज के हित में या नागरिकों को जो है एक तरीके से सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है। तो 41 में क्या है, जो है लोक सहायता उपलब्ध किया जाएगा, मतलब बेकारी बीमारी की स्थिति में लोक सहायता, अनुच्छेद 41 के तहत। अब आ जाते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 42 में जो है काम की मानुचित दशाओं की बात की गई है। क्या है, काम की मानुचित दशाएं। आज प्रयास है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। काम की मानुचित दशाएं, काम की मानुचित दशाएं। दोस्तों अनुच्छेद 42 के तहत जो है काम की मानुचित दशाओं की बात की गई है। क्या है, काम की मानुचित दशाएं, काम की मानुचित दशाएं, बार बार इसको रट डालिए बढ़िया। और फिर अनुच्छेद 43 क्या कहता है, अनुच्छेद 43 जो है इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग,
कुटीर उद्योग को जो है यहाँ पर क्या किया गया, बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 44 में क्या है कि इसमें जो है क्या है कि समान आचार संहिता की बात की गई है। क्या है, समान आचार संहिता। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता, समान आचार संहिता, समान आचार संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 क्या कहता है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा का अधिकार है उसे जो है मौलिक अधिकार जो है इसी के तहत बनाया गया था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का जोड़कर उसमें जो है किया गया था। तो इसमें क्या है जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। अनुच्छेद 46 जो बार बार इतने महत्वपूर्ण ये जो है अनुच्छेद है जो बार बार परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है। इसमें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 46 क्या कहता है, अनुच्छेद 46 जो है इसमें जो है एससी एसटी के उत्थान से संबंधित है। एससी एसटी मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान की बात की गई है। एससी एसटी के उत्थान की बात की गई है। और अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अनुच्छेद 47 कहता है मानव की जीवन स्तर को ऊपर करना। क्या करना, मानव की जीवन स्तर को ऊपर करना या उसको बढ़ाना। मतलब किसी मानव के जीवन स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसे नशीली पदार्थों से उसे दूर रहना चाहिए, जो उसके शरीर को, जो उसके मानसिक संतुलन को या उसके बौद्धिक एक तरीके शारीरिक बौद्धिक संरचना पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जो है अगर उससे दूर रहते हैं तो इससे जो है क्या होता है, मानव का जीवन स्तर में वृद्धि होता है। एक तरीके से उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं पादक पदार्थ या नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 47 में जो है मानव जीवन स्तर को ऊपर करना, मानव जीवन स्तर को ऊपर करना। अब अनुच्छेद 48 आ गया, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 48 क्या है सॉरी, अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि राज्य जो है क्या करेगा, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन करेगा। मतलब उसका चकबंदी कराएगा, फिर उसके चकबंदी के बाद जो है उसका बढ़िया तरीके से जो है सुख सुविधा प्रदान करेगा। मतलब जो है वैज्ञानिक ढंग से सिंचाई की सुविधा वगैरह सब शामिल इसमें है। मतलब कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन, कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 कृषि का वैज्ञानिक ढंग से गठन। अनुच्छेद 49 ये क्या है, इसमें राष्ट्रीय स्तर के जो स्मारक है उनके संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों के संरक्षण की बात की जो है की गई है। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक के संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 राष्ट्रीय स्तर के मतलब जैसे मान लेते हैं कि ताजमहल हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, या जो फिर इलाहाबाद का जो आनंद भवन भी ले सकते हैं, और फिर जामा मस्जिद भी ले सकते हैं, लाल किला ले सकते हैं। ये सब क्या है, एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर के जो है स्मारक हैं ये। और फिर अनुच्छेद 50 देखते हैं। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि जो है इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया, बिल्कुल अलग किया गया है। क्यों, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका की दोनों की शक्तियां पृथक हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र या पृथक, कार्यपालिका प्लस न्यायपालिका पृथक का पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो है अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सरकार के द्वारा जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो उसका समाधान निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि जो है एक तरीके से युद्ध या संघर्ष का रवैया अपनाते हुए उसको समाधान किया जाएगा, नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका शांतिपूर्ण ढंग से जो है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये क्या है, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों अनुच्छेद 52 आ जाते हैं। अब एक तरीके से हम भाग 5 में पहुंच चुके हैं। अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देख लिया जाए तो जो है एक है अनुच्छेद जो है 51 का के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। 51 क्या है, मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 52 है, इसमें राष्ट्रपति के पद की बात की गई है। किसके, राष्ट्रपति के पद की बात। अनुच्छेद 52 क्या है, राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद। फिर अनुच्छेद 53 क्या है, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि जो है इसमें राज्य की जो इसमें जो है केंद्र की संवैधानिक जो शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होगा, जो है राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी।
मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, और यही मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर राष्ट्रपति काम करेगा। ये क्या है? अनुच्छेद 53 में क्या है कि जो है केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 54-55 क्या है? अनुच्छेद 54-55 के तहत जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है इसको शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन को 54-55 निर्वाचन। 56 क्या है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की जो पदावधि की बात की गई है। 56 पदावधि, राष्ट्रपति का पदावधि कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 56 के तहत प्रावधान किया गया है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है, जो सभी जितने भी अनुच्छेद हमने आप अभी तक बताया है, सभी अनुच्छेद जो है बार बार परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछे गए हैं। और फिर जो है अनुच्छेद 61 क्या है? अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। अब इधर आ जाते हैं 74। अब इसमें जो है 74 क्या है? इसमें मंत्रिपरिषद है। क्या है? मंत्रिपरिषद। और फिर जो है अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवाद को शामिल किया गया है। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में है। जबकि अगर अनुच्छेद 76 में जो है आप अगर नवासी जोड़ देते हैं तो ये जो है अनुच्छेद कितना आ जाएगा? 165 हो जाएगा। 165 क्या है? राज्य की महाधिवक्ता का प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। ये क्या है? अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद को धारण करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सभी न्यायालयों में इसे जो है सुनवाई का अधिकार होता है। और अनुच्छेद जो है 78 हम देखते हैं। अनुच्छेद 78 क्या है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। क्या है? प्रधानमंत्री, पीएम, मतलब जो है इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है 78 में। मतलब एक तरीके से उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जो है क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर इसमें यही है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के द्वारा कोई जो है सूचना किससे मांगा जाता है? प्रधानमंत्री से मांगा जाता है तो उसको देंगे, या मंत्री के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसको भी वो देंगे। सॉरी। और फिर अनुच्छेद 89 के तहत जो है अगर देखते हैं अनुच्छेद 89 में जो है इसमें ये कहा गया है कि सभापति जो होगा या उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। क्या है? ये जो है क्या होंगे? ये पदेन अध्यक्ष होंगे। सभापति जो है राज्यसभा के या उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है बिना सदस्य बने हुए ही एक तरीके से पद को धारण करता है। अब दोस्तों 108 आ जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है किस चीज का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 के तहत जो है बार बार परीक्षा में पूछा गया है। 108 के तहत जो है इसमें संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन या बैठक भी कह सकते हैं। बैठक, संयुक्त बैठक, चूंकि अधिवेशन का मतलब ही बैठक होता है। और फिर जो है अगर जैसे हम अगर संसद के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है। लोकसभा अगर राज्यसभा की अनुच्छेद 80 में लोकसभा, 81 में राज्यसभा का बात किया गया है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा का बात किया गया है। खैर उसको जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसको देखते हैं। अनुच्छेद 110 में क्या कहा गया? संविधान के अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि जो है इसमें जो है धन विधेयक को शामिल किया गया है। क्या है? धन विधेयक। अनुच्छेद 110 के तहत जो है धन विधेयक को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि जो है इसमें अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि अगर दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति के पास जो है क्या आता है? अगर संसद के द्वारा जो है विधेयक को पारित कर दिया गया, उस पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद जो है संसद फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है विधेयक को तो राष्ट्रपति जो है उस पर अपनी बार हस्ताक्षर करेगा। एक तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रपति की अनुमति की बात जो है अनुच्छेद 111 में की गई है। राष्ट्रपति की अनुमति किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति की बात की गई है। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी के तहत जो बजट शब्द अगर देखते हैं बार बार परीक्षाओं में 112 के तहत जो बजट शब्द का प्रयोग
किया गया है। किसका? बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट, बजट या जो है वार्षिक वित्तीय वितरण कह सकते हैं। अनुच्छेद 123 देखेंगे। अनुच्छेद 123 जो है क्या है, इसके तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अगर लोकसभा जो है क्या है कि लोकसभा का विघटन हो जाता है और देश के लिए कानून बनाना आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए जो है अध्यादेश का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश का निर्माण करना, 123 अध्यादेश। और फिर जो है 124 अगर हम देखते हैं, 124 जो है क्या है, 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय 124 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, न्यायालय। और फिर जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत। अब इसमें देख सकते हैं कि अनुच्छेद 129 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 129 के तहत जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय बताया गया है। क्या है? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ऐसा अधिकार होता है कि वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय को एक अभिलेख, एक टेप या एक रिकॉर्डर के रूप में उसे संरक्षित रख सकती है और उसे किसी न्यायालय में जो है ले जाकर प्रस्तुत कर सकती है। जैसे उच्च न्यायालय में अगर उससे संबंधित कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे वहां रखा जा सकता है। तो ये क्या है? 129 अभिलेखीय न्यायालय। तो अभिलेखीय न्यायालय कौन है? अनुच्छेद 129 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। दोस्तों अनुच्छेद 148 को देखते हैं। अनुच्छेद 148 क्या है? इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। कौन? कैग या नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 148 क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 169 जो है क्या है? अनुच्छेद 169 के तहत जो है इसमें जो विधान परिषद का गठन किया गया। क्या है? विधान परिषद। इसी के तहत जो है विधान परिषद का गठन किया जाता है। इसी के तहत जो है इसका विघटन भी किया जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि आ गए हैं अनुच्छेद 200 के तहत। संविधान का अनुच्छेद 200 क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 200, इसमें जो है वही चीज, अगर जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा सदनों में किसी विधेयक को पारित कर दिया जाता है और उस पारित विधेयक को राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर कर देता है कानून बन जाएगा, हस्ताक्षर न करने से पहले उसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है और राज्य विधानमंडल द्वारा उसे पुनः विचार करके जब भेजा जाता है तो राज्यपाल जो है अब की बार हस्ताक्षर करेगा, उसे वापस पुनर्विचार के बाद नहीं भेज सकता है। तो ये हो गया। और 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 के तहत दोस्तों हमने क्या बताया, अगर संघ वाले अनुच्छेद में जो है अगर 89 जोड़ दिया जाता है, क्या है, अगर केंद्र वाला अनुच्छेद है और उसमें 89 जोड़ दिया जाता है तो राज्य वाला अनुच्छेद स्वतः निकल जाएगा। लेकिन अगर यह अनुच्छेद अगर जैसे संघ का जोड़ा जा रहा है और 89 जोड़ रहे हैं, अगर 200 ज्यादा जा रहा है तो 89 के स्थान पर 90 जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे 200 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 213 है राज्यपाल का अध्यादेश, यहाँ पर 213 है। 123 क्या है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। जब 123 में हम जो है कितना जोड़ दें, अगर हम 90 जोड़ देते हैं, क्योंकि 89 जोड़ेंगे तब भी 200 प्लस जा रहा है, अगर 200 से ज्यादा जाता है तो एक जोड़ दिया जाएगा। तो 223 प्लस 90 अगर जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है 213 प्राप्त हो जाएगा। अब 214 हम देखते हैं। अनुच्छेद 214 क्या है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जो है राज्यपाल को जो है क्या है, 214 इसमें उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। क्या है, उच्च न्यायालय के गठन की बात, क्या है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन की बात जो है की गई है। अब इसमें जो है दोस्तों हम आ जाते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत बताया गया है कि जो है क्या है, उच्च न्यायालय जो है एक अभिलेखीय न्यायालय है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय था, उसी प्रकार जो है क्या है, उच्च न्यायालय भी एक तरीके से अभिलेखीय न्यायालय होता है। रिट जारी करने की शक्ति होता है। रिट 226 सॉरी, ये जो संवैधानिक उपचार जो है हम देख सकते हैं, सॉरी ये था
जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक उपचार दिया जाता है, सेम इसी प्रकार जो है ये 226 के तहत, कितना 226 के तहत जो है हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। अब 233 आ गया। अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है, इसमें जो है जो जिला जज होते हैं, जिला जज की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर करेगा। अनुच्छेद 233 में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सलाह के आधार पर करेगा। तो जिला जज की नियुक्ति, जिला जज या जिला न्यायाधीश कह सकते हैं। और फिर अनुच्छेद 235 के तहत कहा गया है कि इसमें जो है जैसे उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, निर्देशन और संचालन किया जाएगा। नियंत्रण किसके द्वारा, जो है जैसे मान लेते हैं जिला जज है, जिला जज के ऊपर जो है हाई कोर्ट का नियंत्रण होगा। अब 239 हम देखते हैं। 239 में जो है केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। 239 में केंद्र शासित प्रदेश है। 239 का खा के तहत दिल्ली को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, मतलब विधानसभा का गठन किया गया था। और फिर 243 अगर देखते हैं तो 243 में क्या है, निर्वाचन है। 243 में क्या है, निर्वाचन। 243 में निर्वाचन है। 248 क्या है, अवशिष्ट शक्ति है। अवशिष्ट शक्ति जो है जैसे जो जिस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी कानून नहीं बना सकता है, मतलब कह सकते हैं, और सॉरी वो तो समवर्ती सूची है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों का कानून का निर्माण करती हैं, वो जो है क्या होता है, वो समवर्ती सूची होता है। उस पर केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। लेकिन यहाँ अवशिष्ट शक्ति जो है अगर देखा जाएगा तो ये केंद्र की तरफ इसका झुकाव ज्यादा होता है। 249 देखेंगे, राज्यसभा का विशेषाधिकार है। राज्यसभा का विशेषाधिकार दोस्तों 249 के तहत ही राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करती है और राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्राधिकृत करती है। ये 249 हो गया। 250 अगर देखते हैं या 262 देखते हैं, 262 में क्या है, अंतरराज्यीय जल विवाद है, या नदी जल विवाद भी कह सकते हैं, नदी जल विवाद या अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। और फिर अनुच्छेद 263 जो है क्या है, अंतरराज्यीय विवाद। और फिर अनुच्छेद 263 क्या है, अंतरराज्यीय